राजस्थान वीडियो की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे विश्व की भौगोलिक विशिष्टताएं तथा विश्व का भौगोलिक विभाजन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से विश्व को भौगोलिक विभाजित किया गया है। और साथ में मैंने आपको 12 इकाइयों के बारे में बताया था कि अपनी जो 12 इकाई होती हैं, जिसमें से 7 तो आपकी स्थल मंडल की होती हैं और 5 आपकी जल मंडल की होती हैं। मैं आपको 7 स्थल मंडल वाली इकाइयों को पढ़ा रहा था, जिसमें हमने शुरुआत की थी महाद्वीपों से, और मैंने आपको 4 महाद्वीप ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। और आज हम पढ़ने वाले वहाँ से आगे के जो अपने 3 महाद्वीप रह चुके हैं, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इन महाद्वीपों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपना महाद्वीप वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम पढ़ने वाले महासागर, ठीक है ना। इस तरह से ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, आप अपना धैर्य बनाकर रखें और अपनी तैयारी पूरी तरह से करें, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले महाद्वीप की तरफ। और आज का जो अपना महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। और आपको जब अंटार्कटिका महाद्वीप करवाएंगे उसके बाद आपको हम यूरोप महाद्वीप करवाएंगे। यूरोप महाद्वीप के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करवाया जाएगा। इस तरह से आपको ये महाद्वीप वाला चैप्टर खत्म करके महासागर शुरू करवाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, हम आपके लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो लेके आते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप भी हमें डिमोटिवेट कर दो। इसलिए आप जब हमारे चैनल पर विजिट करते हो ना, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। और अंटार्कटिका महाद्वीप का पहला पॉइंट है, यह है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगला पॉइंट है, यह 90% मीठे पानी का खजाना है। कितने परसेंट? 90%। अभी मीठे पानी का खजाना तो है, लेकिन याद रखना कि ये मीठा पानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, ठीक है ना। किसके रूप में? बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, जिसको हम पी नहीं सकते, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, यह महाद्वीप बर्फ़ की एक मोटी परत है, ठीक है ना। किसकी परत है? बर्फ़ की मोटी परत है। क्यों? क्योंकि यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित होने के कारण आपको पता ही है कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक बर्फ पड़ती है, यानी कि बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से इस महाद्वीप की चारों तरफ क्या जम गई है? बर्फ जम गई। मतलब इसकी जो भू सतह थी, भूमि की जो सतह थी, उस पर चारों तरफ बर्फ जम गई है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे लिखा हुआ, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। कब की थी? 1773 में की थी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ, प्रथम कदम जॉन डेविस ने रखा था, जो कि 1821 में रखा था। और प्रथम भारतीय व्यक्ति जो इस पर कदम रखने वाला था वो था डॉक्टर गिरिराज सिंह, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले से हैं, ठीक है ना। कहाँ से हैं? सिरोही जिले से हैं। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, ठीक है ना। एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, ठीक है। और लिखा हुआ है, दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच में उपस्थित है। यानी कि सब कुछ कीजिए हो गया आपका महाद्वीप। अब इस महाद्वीप का जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर है आपका दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे लिखा हुआ इसका क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.7%, यानी कि टोटल अगर हम बात करें विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 2.7% एरिया कवर करता है। और बात करें यदि हम स्थलमंडल की, तो स्थलमंडल का कितना एरिया कवर करता है? 9.4, यानी कि 9.4% ये स्थलमंडल का कवर करता है, ठीक है। अगला बिंदु है, यहाँ बहुत से देशों के अपने अपने शोध केंद्र स्थित हैं, जिनमें भारत के शोध केंद्र निम्न हैं। अब देखिए भारत के कौन कौन से शोध केंद्र इस महाद्वीप पर उपस्थित हैं। तो इसका पहला शोध केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री, जो कि 1983-84 में स्थापित किया गया था। और सेकंड है मैत्री, जो कि 1988 में स्थापित किया गया था। और थर्ड नंबर का है भारती, जो कि 2012 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। ये अपने भारत के 3 शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं, इसे पेंगुइन चिड़िया का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सी चिड़िया का? पेंगुइन चिड़िया का। वैसे तो इस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या यहाँ पर कोई जीव जंतु निवास नहीं करता है। लेकिन याद रखना इस चीज़ को, यहाँ पर एक चिड़िया निवास करती है, जिसको बोलते हैं पेंगुइन चिड़िया। देखिए पेंगुइन चिड़िया जो ऐसी चिड़िया है, ये उड़ नहीं सकती, क्योंकि ये चलने वाली चिड़िया है, लेकिन इसको चिड़ियाओं की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे लिखा हुआ है पाल्मर। देखिए पाल्मर क्या है? पाल्मर अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र बर्फ मुक्त क्षेत्र है, यानी कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ नहीं है, जबकि पूरे महाद्वीप पर बर्फ है। देखिए समझिए, ये हो गया आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तर वाले क्षेत्र में आपका पाल्मर क्षेत्र उपस्थित है। कौन सा क्षेत्र है? पाल्मर क्षेत्र। देखिए इस पाल्मर क्षेत्र को हम पाल्मर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। कौन से स्टेशन के नाम से? पाल्मर स्टेशन के नाम से। क्योंकि मैक्सिमम देशों के, या पर ऐसा समझ लीजिए अधिकतर देशों के अपने अपने शोध केंद्र या फिर अपने अपने स्टेशन इसी क्षेत्र में उपस्थित है। किस क्षेत्र में? पाल्मर क्षेत्र में। इसलिए इसको पाल्मर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे लिखा हुआ सफ़ेद रेगिस्तान। देखिए सफ़ेद रेगिस्तान इस महाद्वीप का उपनाम है। किस महाद्वीप का? अंटार्कटिका महाद्वीप का, ठीक है। आगे बात करते हैं एयरबस की। देखिए एयरबस क्या है?
एल्बर्स इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर उपस्थित है? ये इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में उपस्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भाग में। अब देखिए, इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और गतिशील महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि अंटार्कटिका का भौगोलिक आकार ऋतु परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वास्तोक। देखिए वास्तोक क्या है? वास्तोक इस महाद्वीप में स्थित पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। यदि हम बात करें पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान की, तो वो कहाँ पर है? वो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वास्तोक, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। और आगे लिखा हुआ है कि इस महाद्वीप से बेडल सागर और एक रोज सागर, ये दोनों के दोनों सागर इस महाद्वीप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। आगे मैंने इसमें एक मैप लगा रखा है, उस मैप के माध्यम से और समझा दूंगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंसन मैसिप। कौन सी चोटी है? विंसन मैसिप है, जो कि लगभग 5140 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 5140 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। अब देखिए आगे आपका एक मैप आता है, इस मैप को समझ लीजिए। मैप के बारे में क्या है, आपके जितने भी पॉइंट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये तो हो गया आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अगर हम बात करें पाल्मर स्टेशन की, तो इस वाले क्षेत्र में यानी कि उत्तर दिशा में आपका पाल्मर स्टेशन है, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके बेडल सागर की, तो ये भी आपके उत्तर दिशा में है, और ये है आपका रूस सागर। ये कौन सी दिशा में? आपके पश्चिम दिशा में है। तो ये दोनों सागर जुड़े हुए हैं ना, एक तो आपका रूस सागर, एक आपका बेडल सागर, ये दोनों सागर इस महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं वास्तोक। देखिए वास्तोक क्या है? वास्तोक इस महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं विंसन मैसिप की, तो विंसन मैसिप कहाँ पर है? ये भी आपकी उत्तर दिशा में पड़ जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ। ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है इस महाद्वीप की, जो कि 5140 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 5140 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। याद रखना। अब शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इस मैप के माध्यम से। अगर हम बात करें इसके दक्षिण ध्रुव की, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये इसका दक्षिण ध्रुव का पॉइंट है। कौन सा बिंदु है? दक्षिण ध्रुव का पॉइंट है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। देखिए आप एक चीज़ और याद रखना, इस महाद्वीप से ना तो कोई आपकी अक्षांश रेखा गुजर के जाती है, और ना ही कोई आपकी देशांतर रेखा गुजर के जाती है। लेकिन याद रखना कि इसके बीचों बीच यानी कि मध्य अंटार्कटिका में पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु या फिर इसका दक्षिण ध्रुव उपस्थित है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना अंटार्कटिका महाद्वीप तो होता है कंप्लीट। और अब चलते हैं हम अपने यूरोप महाद्वीप की तरफ, ठीक है ना। देखिए यूरोप महाद्वीप में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में ये महाद्वीप अपना 6वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 6वां स्थान रखता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या फिर ऐसा समझ लीजिए 99,38,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके विस्तार की, यानी कि विस्तार का कहने का मतलब स्थल मंडल पर कितना एरिया कवर करता है, तो लगभग 6.7% एरिया स्थल मंडल पर कवर करता है। और बात करें पूरे विश्व की, यानी कि जल प्लस स्थल की, तो ये लगभग 2% एरिया कवर करता है। कितने परसेंट? 2% एरिया कवर करता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब इसके तीनों तरफ कौन कौन से महासागर उपस्थित हैं, इस चीज को और समझ लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए लिखा रखा है कि इसके तीनों तरफ उपस्थित महासागर कौन कौन से? एक तो है आपका आर्कटिक महासागर, एक है आपका अटलांटिक महासागर, और एक है आपका भूमध्य सागर। देखिए मैंने जब आपको 3D मैप करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा महाद्वीप से कौन सा सागर या महासागर लगता है, और किस महाद्वीप से कौन सा सागर महासागर लगता है। तो जिन विद्यार्थी हमारे पार्ट प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जाके नहीं देखा है, क्योंकि हमने इसके लगभग 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो अपने चारों पार्टों को जाके देख सकता है, और इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है आल्प्स। देखिए आल्प्स क्या है? आल्प्स के बारे में लिखा है कि यूरोप का नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम बलित पर्वत कहने का मतलब है ये हिमालय की तरह विशेषता रखता है। किसकी तरह? हिमालय की तरह। अगर हम बात करें हमारे एशिया की, तो एशिया महाद्वीप का नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है बताइए? तो एशिया महाद्वीप का नवीनतम बलित पर्वत है हिमालय, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी दिशा की, तो किस दिशा में उपस्थित है आल्प्स? ये इसके दक्षिण भाग में उपस्थित है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप के दक्षिण भाग में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है अपना एल्बुर्ज। देखिए एल्बुर्ज क्या है? यह यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का, ठीक है ना। कौन है? एल्बुर्ज। ये कहाँ पर उपस्थित है? यह काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य उपस्थित है। किस किस के बीच में है? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। देखिए वैसे इन सागरों को समझाने की जरूरत नहीं है कि काला सागर कहाँ पर है, कैस्पियन सागर कहाँ पर है, क्योंकि मैंने पिछले पार्टों में इनको आपको अच्छी तरह समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में, यानी कि पूर्व वाले क्षेत्र में, तो है आपका कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर, जो कि आपका सबसे गहरा सागर है इस पृथ्वी का, ठीक है ना। अगर बात करें इसके दक्षिण भाग में, यानी कि दक्षिण भाग में कौन सा सागर है? यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके इस वाले क्षेत्र की, यानी कि दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर कौन सा सागर है? यहाँ पर है आपका काला सागर। अब देखिए आपका एल्बुर्ज कहाँ पर उपस्थित है? एल्बुर्ज आपका कैस्पियन सागर और काला सागर इन दोनों के बीच में उपस्थित है। तो आपके इन दोनों के बीच में इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, यहाँ पर है आपका एल्बुर्ज, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
आगे लिखा हुआ है इसमें वेटिकन सिटी के बारे में। तो वेटिकन सिटी क्या है? इस महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। कौन सा? वेटिकन सिटी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं यूराल पर्वत श्रेणी की। देखिए मैंने आपको यूराल पर्वत श्रेणी जब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की जो सीमाएं समझा रहा था ना, सीमाएं, तो आपको यूराल पर्वत श्रेणी समझाई थी। ठीक है ना, तो समझिए यूराल पर्वत श्रेणी क्या है? यह एक प्राचीन बलद पर्वत है। कौन सा? प्राचीन बलद पर्वत है। यानी कि इसकी विशेषता किसके समान है? इसकी विशेषता आपके अरावली पर्वतमाला के समान है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है यह एशिया प्लस यूरोप की सीमा बनाता है। किसके? एशिया प्लस यूरोप की सीमा बनाता है। तो शायद यूराल को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर भी समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका यूरोप और ये हो गया आपका एशिया वाला क्षेत्र। ठीक है ना, और यहाँ पर हो गया आपका भूमध्य सागर और यहाँ पर हो गया ये कौन सा क्षेत्र? ये हो गया आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र। तो इस वाले हिस्से में, यानी कि इस वाले हिस्से में कौन सी है? आपकी यूराल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? यूराल पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो आगे लिखा हुआ है इसमें माउंट ब्लॉक। देखिए माउंट ब्लॉक क्या है? ये आल्प्स पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी की? आल्प्स पर्वतमाला की। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? इसके दक्षिण भाग में उपस्थित है। आगे मैंने आपके नोट में लगा रखा है कि इस यूरोप महाद्वीप में टोटल 51 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 51 देश सम्मिलित हैं। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ इटली की गंगा। देखिए यूरोप महाद्वीप में इटली की गंगा किसे कहा जाता है? आल्प्स पर्वतमाला से निकलने वाली नदी को, जिसका नाम पो है, उस पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना, तो आल्प्स पर्वतमाला से निकलने वाली पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना, और आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है आपका? इसके दक्षिण भाग में उपस्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है स्कॉटलैंड या फिर एडबर्न। देखिए स्कॉटलैंड क्या है? यह इस महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा हुआ है राइन नदी। देखिए ये आपकी राइन नदी होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पो नदी बताई थी जिसे हम इटली की गंगा कहते हैं, और 2-4 नदियां और मैं आपको करवाने वाला हूँ आगे। तो आप टेंशन मत लेना यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो, क्योंकि मैं आपको आगे एक नक्शा बना रखा है उसके माध्यम से और समझा दूंगा। ठीक है ना, अब देखिए राइन नदी क्या है? इसे महाद्वीप की कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है तथा यह उत्तरी सागर में गिरती है और यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। यह महाद्वीप की मुख्य स्थलीय जलमार्ग है। यानी कि एकमात्र जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी। ठीक है ना, इस महाद्वीप का एकमात्र जलमार्ग है राइन नदी, जो कि मुख्य स्थलीय जलमार्ग है। ठीक है, आगे बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की। देखिए भूमध्य सागर क्या है आपको पता ही होगा। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना, और यहाँ पर हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक सागर था जिसका नाम है भूमध्य सागर, यानी कि जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप इन दोनों के बीच में सीमा बना रहा था। अब एक बात बताइए, इस यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में उपस्थित है कि नहीं है? ये यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में उपस्थित है। कौन सा? भूमध्य सागर। अब यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में उपस्थित होने की वजह से इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में जो मौसम बनता है या फिर जो जलवायु बनती है इस भूमध्य सागर की वजह से, उस मौसम या जलवायु को हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है ना, अब समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यह यूरोप महाद्वीप के दक्षिण भाग में पाई जाती है, जो थोड़ी देर पहले बताया था, जिसके कारण खट्टे रसदार फल, जैसे सपोज कीजिए नींबू हुआ, संतरा हुआ, अंगूर हुआ, आपका अंजीर हो गया, सपोज कीजिए जामुन हो गया, इस प्रकार के इसमें जो खट्टे रसदार फल हैं इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी क्या है? यह यूरोप के पूर्वी भाग में बहती है और कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। आगे लिखा हुआ डैन्यूब नदी। ठीक है, डैन्यूब नदी क्या है? सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है। ये लगभग 8 से लेकर के 10 देशों में बहती है। कितने देशों में? 8 से लेकर के 10 देशों में बहती है। ये मैंने आपको लिखा दिया, टेंशन मत लेना। और यह महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। और ये काला सागर में जाकर के गिर जाती है। किस सागर में? काला सागर में जाकर गिर जाती है। देखिए काला सागर, कैस्पियन सागर, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप के माध्यम से समझाए थे। ठीक है ना, याद रखना इन चीज़ों को। आगे लिखा हुआ ये लगभग 8 से 10 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में? 8 से लेकर के 10 देशों में। तो ये सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। आगे मैंने आपके लिए इसमें कुछ अन्य नदी और लिखा रखी है। देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं कुछ अन्य नदियों के बारे में। एक तो हो गई आपकी सीन, एक है आपकी नेपर, एक है आपकी डॉन, एक है आपकी पो। ठीक है ना, ये सारी की सारी नदियां मैंने आपको एक मैप के माध्यम से समझा रखी है, टेंशन मत लेना। आगे बात करते हैं गुजरने वाली रेखाएं कौन कौन सी है। देखिए आपको पता ही होगा जो आपको ये अफ्रीका महाद्वीप है ये उत्तर दिशा में उपस्थित है, तो ये भूमध्य रेखा से तो बिल्कुल गुजरेगा नहीं। भूमध्य रेखा नहीं गुजरेगी तो कौन कौन सी रेखा गुजरेगी? इससे आपकी एक तो आर्कटिक रेखा गुजरेगी और एक कोई सी रेखा नहीं गुजरेगी। क्यों नहीं गुजरेगी? क्योंकि ये आर्कटिक रेखा ऊपर, यानी कि उत्तरी भाग में, तो ऊपर आर्कटिक रेखा ही तो है। और यदि हम इसकी बात करें मध्य भाग में, तो यहाँ पर है आपकी कर्क रेखा, और जो दक्षिण भाग में और जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगी भूमध्य रेखा। ठीक है ना, देखिए ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना, अब चलते हैं यूरोप महाद्वीप के ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में आपको एक रेखा दिखाई दे रही होगी जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसको हम आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना इसको। अब बात करते हैं इसकी नदियों की। तो आपको पश्चिम दिशा में एक नदी दिखाई दे रही है जो कि राइन नदी है। यह कहाँ पर बहती है? जर्मनी देश में। और पश्चिम दिशा में एक और नदी है जिसका नाम है सीन नदी। यह कहाँ पर बहती है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर बहती है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब चलते हैं दक्षिण
दक्षिण दिशा में एक और नदी मिलेगी जिसका नाम है पो। यह कहाँ पर बहती है? पो नदी इटली में बहती है, इसको इटली की गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना इसको। आगे बात करते हैं डेन्यूब नदी की। तो डेन्यूब नदी भी आपकी दक्षिण दिशा में बहती है, जो कि आपकी हंगरी नाम के देश में बहती है। अब बात करते हैं काला सागर की। देखिए काला सागर को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ। देखिए ये तो हो गई आपकी यूरोप महाद्वीप की सीमा। कौन से महाद्वीप की सीमा? यूरोप महाद्वीप की सीमा। और यहाँ पर ये जो मैंने आपके लिए निशान बना रखा ना, ये सीमा बना रखी है, ये है आपकी काला सागर की सीमा। कौन सी सीमा? काला सागर की सीमा। हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास पीड़ित देशों की। देखिए इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैदान यूरोप महाद्वीप के हंगरी देश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? हंगरी देश में। और हंगरी देश कहाँ पर पाया जाता है? आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण दिशा में। और हंगरी देश में पाए तो जाते हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पुस्ताज। क्या कहा जाता है? इनको पुस्ताज कहा जाता है, ठीक है ना। अगर मैंने इसमें एक नोट लगा रखा है, नोट को समझिए। इस महाद्वीप को वृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। वृद्ध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लगभग 60 से अधिक आयु के हैं। कितनी वर्ष की आयु से? 60 से अधिक वर्ष की आयु के हैं, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? वृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। आगे मैंने आपकी नॉलेज के लिए भारत के बारे में भी लिखा दिया है। इसमें मैंने लिखा है कि भारत को विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अपना विश्व का सबसे युवा देश कौन सा है? अपना भारत, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। देखिए इस संधि के द्वारा यह महाद्वीप अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। किस महासागर से जुड़ा हुआ है? अटलांटिक महासागर से। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। और यदि हम इसके दक्षिण में चलेंगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका यूरोप और ये हो गया आपका अफ्रीका। यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर की, तो मैंने आपको बताया था कि अटलांटिक महासागर ऐसा वाला जो जल क्षेत्र होता है ना, वो आपका अटलांटिक महासागर होता है। कौन सा? अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। अब ये देखिए अटलांटिक महासागर कहाँ तक फैला हुआ है? तो अटलांटिक महासागर यहाँ तक फैला हुआ है, इस वाले क्षेत्र तक, यानी कि यूरोप महाद्वीप के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। यदि हम बात करेंगे इसकी जिब्राल्टर जल संधि की, तो यदि हम बात करेंगे इसकी जिब्राल्टर जल संधि की, तो हमको इसके दक्षिण दिशा में, तो हमको यूरोप महाद्वीप के दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, यानी कि इस वाले क्षेत्र में। तो दक्षिण दिशा में यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो दक्षिण दिशा में यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश है? स्पेन। तो स्पेन से जस्ट दक्षिण की तरफ चलते हैं तो दक्षिण की तरफ एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम जिब्राल्टर क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? जिब्राल्टर क्षेत्र, ठीक है ना। अब आप एक बात समझिए, ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना। यदि हम इसके दक्षिण में चलेंगे तो आपको एक देश मिलेगा, वो आपका यूरोप का ही देश है जिसका नाम स्पेन, ठीक है ना। स्पेन के दक्षिण दिशा में और चलेंगे जिसका नाम है जिब्राल्टर क्षेत्र, वो भी आपका यूरोप का हो गया। तो ये हो गया आपका जिब्राल्टर क्षेत्र। तो ये जिब्राल्टर क्षेत्र किसका है? स्पेन का। और स्पेन किसका है? यूरोप का। तो हम कह सकते हैं ना, तो इस वाली संधि से ये वाला जो क्षेत्र है आपका अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र, ये जुड़ा हुआ है किस संधि से? जिब्राल्टर जल संधि से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंटों की। तो इसमें अगला बिंदु लिखा हुआ है, ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। लेकिन याद रखना इस चीज़ को, ये विश्व का तीसरा सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक है ना। यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप है? छठवां महाद्वीप है, ठीक है ना। कौन सा महाद्वीप है? छठवां महाद्वीप। अगला बिंदु है वोल्टिक देश। देखिए यूरोप में वोल्टिक सागर एस्टोनिया, लताविया और लियोनिया इन सभी देशों के साथ सीमा बनाता है, इसलिए इन देशों को वोल्टिक सागर देश कहा जाता है। कौन से देश? वोल्टिक देश या फिर वोल्टिक सागर देश कहा जाता है। अब बात करते हैं वोल्टिक सागर कहाँ पर है। देखिए वोल्टिक सागर यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित है। देखिए यूरोप के उत्तरी भाग में उपस्थित नहीं है, ये गलती से लग गया था। ये वोल्टिक सागर यूरोप के पश्चिम भाग में उपस्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में उपस्थित है। थोड़ा सा मैं आपके लिए मैप समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप की यदि हम बात करें पश्चिम में, यानी कि इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर है आपका वोल्टिक सागर। कौन सा सागर है? वोल्टिक सागर, ठीक है ना। अब देखिए वोल्टिक देश कौन कौन से हैं। यदि हम बात करें ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर है आपका एस्टोनिया। कौन सा देश है? एस्टोनिया। और इसके जस्ट नीचे यानी कि दक्षिण में, एस्टोनिया के दक्षिण की बात कर रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर है आपका लताविया और यहाँ पर है आपका लूनिया। कौन सा देश है? लूनिया। इस प्रकार के इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है? वोल्टिक देश कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। देखिए अगला पॉइंट है मैसा का पठार। तो इसमें लगा हुआ है यह पठार यूरोप के फ्रांस देश में उपस्थित है, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैसा का पठार यूरोप के फ्रांस देश में ही नहीं है, बल्कि अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? चित्तौड़गढ़ में उपस्थित है, ठीक है ना, याद रखना। देखिए मैसा का पठार कोई विशेष चीज़ नहीं होती है। मैसा का पठार उसे बोलते हैं, सपोज कीजिए कोई पठार है, तो यदि वो पठार ढलुआ क्षेत्र में यानी कि ढलान वाले क्षेत्र में, तो उस प्रत्येक पठार को मैसा का पठार बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है जो फ्रांस से लेकर के रूस तक फैला हुआ है। देखिए ये वाली लाइन मत लिखना आप, क्योंकि फ्रांस से लेकर रूस तक मैसा का पठार नहीं फैला हुआ है। मैसा का पठार तो सिर्फ फ्रांस नामक देश में उपस्थित है। अब समझिए फ्रांस से लेकर के रूस तक क्या फैला हुआ है। तो फ्रांस से लेकर के रूस तक यूरोप महाद्वीप का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर यूरोप महाद्वीप की खाद्यान्न फसल उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन थोड़ी सी गलती से लिख गई थी, तो आप इसको मत लिखना, ठीक है।
आगे बात करते हैं काकेकस पर्वत के बारे में। देखिए ये मूल रूप से एशिया का है, लेकिन एल्ब्रुज इसकी सर्वोच्च चोटी है जो कि यूरोप में है, और इस पर्वत का विस्तार जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान इन सभी देशों में उपस्थित है। तो काकेकस पर्वत के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, जो आपको एशिया महाद्वीप करवाया था, तो आपको काकेकस पर्वत करवाया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिए मैंने इसमें एक आपके लिए नोट लगा रखा है, नोट में समझिए क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि डॉन, नीपर, निस्तर ये सभी की सभी नदियां अपना जल काला सागर में जाकर के घेरती हैं। किस सागर में? काला सागर में जाकर के ले जाती हैं, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है हंगरी से लेकर के रूस तक का जो क्षेत्र है उसको स्टेपी घास का मैदान कहते हैं, और स्टेपी घास के मैदान में अनाज सर्वाधिक होने की वजह से इसको अनाज का डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाज का डलिया कहा जाता है। यही लाइन मैंने आपको लिखाई है। और देखिए हंगरी से लेकर रूस तक का क्षेत्र का मतलब समझ गए होंगे। सपोज कीजिए ये तो होगा आपका यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पर है आपका हंगरी देश, और ये है आपका एशिया महाद्वीप, और ये हो गया ऊपर वाला क्षेत्र पूरा रूस। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र की बात करी जा रही है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जो है अनाज का उत्पादन होता है, इसलिए इस वाले क्षेत्र को हम अनाज का डलिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना यूरोप महाद्वीप तो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यह क्षेत्रफल में अपना 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। आगे लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 76,87,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 76,87,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके विस्तार की। तो यह पूरे विश्व का 1.7% एरिया कवर करता है। यदि हम बात करें इसके स्थल भाग की, तो स्थल भाग का लगभग 5.7% एरिया कवर करता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ओशिनिया। देखिए ओशिनिया क्या है, ओशिनिया को समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि के साथ पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और वेलिनेशिया इन सभी द्वीपों के साथ संयुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो रहेगा साथ में। सपोज कीजिए ये तो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये तो रहेगा साथ में, और इसके 2-3 द्वीप और हैं इधर की तरफ, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया या फिर वेलिनेशिया। इन सभी द्वीपों को मिलाकर के ये जो टोटल भूमि बनती है ना, इस टोटल भूमि को ओशियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशियाना कहा जाता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है। इसे कंगारू की भूमि या फिर प्यासी भूमि भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने की थी? जेम्स कुक ने, लगभग 1770 ईस्वी में। देखिए आगे इसके क्षेत्रफल की तुलना भारत के क्षेत्रफल से की गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से दोगुना है। कितने गुना है? दोगुना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से दोगुना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि सपोज कीजिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ है, अगर हम बात करें इसके चारों राउंड की, तो चारों राउंडों में इसका जल क्षेत्र विद्यमान है, जिसकी वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्योंकि द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ जल क्षेत्र उपस्थित होता है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसमें देश कितने हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 15 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 15 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा रखा है ओशियाना को। देखिए ये तो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये हो गए आपके द्वीपीय देश। कौन कौन से देश हो गए? एक तो हो गया आपका पॉलिनेशिया, एक हो गया आपका वेलिनेशिया, और एक हो गया आपका माइक्रोनेशिया, ठीक है ना। इन सभी द्वीपों को मिला करके, और साथ में आपको एक न्यूजीलैंड देश है, ये भी आपका द्वीपीय देश है। इस देश को भी मिला करके पूरा जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं ओशियाना। क्या बोलते हैं इसको? ओशियाना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इससे गुजरने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं। देखिए इससे गुजरने वाली रेखा कौन कौन सी है? मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है? लगभग मध्य से गुजर जाती है, ठीक है ना। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मैंने आपको सारा कुछ पहले समझा रखा है। यदि आपको इनको समझना है तो आप हमारे पिछले पार्टों को देख सकते हो, ठीक है ना। देखिए आगे इसमें एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की ऋतुएं आपस में विपरीत होती हैं। अब आपस में विपरीत क्यों होती है, समझिए इस चीज़ को। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो है आपके दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत है आपके एशिया महाद्वीप में, और ये कौन से गोलार्ध में? यह है आपके उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए जब यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर पड़ती है सर्दी, जब यहाँ पर सर्दी पड़ती है तो यहाँ पर पड़ती है गर्मी। इस प्रकार से क्योंकि इनके जो ध्रुव है ना एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऋतु हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों की। अब देखिए कौन कौन से घास प्रदेश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी भाग में, कुछ भाग में, दक्षिणी भाग में डाउन्स नामक शीतोष्ण घास के मैदान है। किस नाम से हैं? डाउन्स नामक। यानी कि यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग की, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगला बिंदु लिखा हुआ है कि महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर मरुस्थल है। कितने तिहाई भाग पर मरुस्थल है? 2/3 भाग पर मरुस्थल है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन कौन से हैं, तो मैंने आपके लिए लिखा रखा है कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल इसके पश्चिम भाग में उपस्थित हैं। और कौन कौन से समझिए। एक तो है आपका ग्रेट विक्टोरिया, एक है आपका ग्रेट सैंडी, एक है तनामी,
एक है सिम्पसन और एक है आपका गिब्सन। अब देखिए मैंने इन सभी को आपको मैप के माध्यम से समझा रखा है, थोड़ा सा समझ लिए इनको, और उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। तो देखिए ये है आपका पहले नंबर का, इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया। यह है आपके दूसरे नंबर का, इसको बोलते हैं सैंडी। यह है आपके पांचवें नंबर का, यह है गिब्सन। ये चौथे नंबर का सिम्पसन, और ये हो गया आपका तनामी। इस प्रकार से जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है ना, इस पश्चिमी वाले क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का पूरे में मरुस्थल है, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में आपको एक प्रबाल सागर दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो सागर है ना, इसको बोलते हैं प्रबाल सागर, या फिर इसको कोरल सागर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोरल सागर, ठीक है ना। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि प्रबाल सागर के तट पर आपको विश्व की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति दिखाई देगी। कौन सी भित्ति? जिसका नाम है ग्रेट बैरियर प्रबाल भित्ति। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर प्रबाल भित्ति। ये कहाँ पर है? ये आपके कोरल सागर के तट पर है। ये आपको जो पहाड़ी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये है आपकी प्रबाल भित्ति, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। आगे बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी पर्वतमाला की। तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पर्वतमाला, यह है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर ऐसा समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। देखिए अब चलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में इसमें से दो नदी निकल के जाती हैं, एक का नाम मर्रे है, एक का नाम है डार्लिंग। तो मर्रे नदी यहाँ से निकलती है, यानी कि दक्षिण भाग से निकलती है, और निकल करके यहाँ पर एक सागर जिसका नाम है तस्मान सागर। क्या नाम है? तस्मान सागर। उसमें जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? मर्रे नदी। अब देखिए बात करें डार्लिंग नदी की, तो डार्लिंग नदी भी इसकी दक्षिण दिशा से निकलती है, लेकिन डार्लिंग नदी आगे जाकर के मर्रे नदी में मिल जाती है, इसलिए हम डार्लिंग नदी को मर्रे नदी की सहायक नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। अब चलते हैं इसके अगले बिंदु की तरफ। देखिए अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है? पूरे मरुस्थल क्षेत्र को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। यानी कि पूरा मरुस्थल क्षेत्र, ये जो पांचों के पांचों जो मरुस्थल है ना, यदि हम पूरे मरुस्थल क्षेत्र की बात करें तो इसको बोलेंगे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। क्या बोलेंगे? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है ना। अगला बिंदु है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय भाग में स्थित पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहली आती है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। ये पर्वतमाला महाद्वीप के पूर्वी भाग में उपस्थित है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। ये वाला जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसका विस्तार है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें लिखा हुआ विश्व की सबसे लंबी अवरोधक जो प्रबाल भित्ति है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में एक पॉइंट क्या है? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तटीय प्रबाल सागर में उपस्थित है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, या इसको हम कोरल सागर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोरल सागर या फिर प्रबाल सागर, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर उपस्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय प्रबाल सागर में उपस्थित है, ठीक है ना। अब देखिए प्रबाल भित्ति क्या होती है? प्रबाल भित्ति जो है आपकी मूंगे की चट्टान की बहुत बड़ी दीवार होती है। किसकी? मूंगे की चट्टान की बहुत बड़ी दीवार है। देखिए मूंगे एक आपका जलीय जीव होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित करता है। क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न करता है, ठीक है ना। यानी कि जो उसका मल मूत्र होता है ना, उससे कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी चट्टान बन जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ या फिर प्रबाल भित्ति, ठीक है ना। यदि हम बात करें प्रबाल भित्ति की, सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति विश्व की कहाँ पर है? आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उपस्थित है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका पार्कलैंड। देखिए पार्कलैंड क्या है? महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पार्कलैंड कहलाते हैं। अगर हम बात करें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की, तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं। और यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपके पार्कलैंड कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट के मामले में इसमें लिखा हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से उत्पादित किया जाता है। किससे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कालगुली या फिर कुलगाड़ी क्या है? इस चीज़ को समझ लीजिए। ये महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रसिद्ध सोने की खान है। कौन कौन सी? कालगुली या फिर कुलगाड़ी। ये पश्चिमी भाग में उपस्थित है। तो महाद्वीप के किस भाग में उपस्थित है? पश्चिमी भाग में उपस्थित है। मैं आपको दिशा समझा रहा हूँ, जो आपको लोकेशन बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में महाद्वीप का मैप फिट होगा, और उसमें आप दिशा के हिसाब से समझ लीजिए पश्चिमी भाग में किस भाग में उपस्थित होंगी ये, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नदियाँ। नदियाँ कौन कौन सी हैं? महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं मर्रे और डार्लिंग, ठीक है ना। ये दोनों नदियाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की पर्वतमाला से निकलती हैं, और निकल करके अगर बात करें किस सागर में जाकर गिर जाती हैं? तस्मान सागर में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है ना। अगर बात करें हम इन नदियों में, तो इस नदियों में जो मर्रे नदी है ना, ये इसकी मुख्यतः यानी कि प्रमुख नदी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं माउंट विक्टोरिया की। देखिए माउंट विक्टोरिया क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियाना की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4073 मीटर। कितनी है? 4073 मीटर है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यानी कि ऊपर की तरफ एक अराकुरा सागर एवं एक तिमोर सागर उपस्थित है। कौन कौन सा सागर है? एक तो है आपका अराकुरा सागर, एक है आपका तिमोर सागर, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया का जल क्षेत्र कौन कौन सा है? देखिए जल क्षेत्र की यदि हम बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया उत्तर में कौन कौन से सागर, एक तो आरा सागर और एक है आपका तिमोर सागर, ठीक है ना। लेकिन और जल क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए। यदि हम बात करें दक्षिण पूर्व दिशा की तो यहाँ पर है आपका तस्मान सागर, ठीक है ना। कौन सा सागर है? तस्मान सागर। और यदि हम बात करें सिर्फ दक्षिण
दक्षिण दिशा के, तो यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलियन सागर। कौन सा सागर है? ऑस्ट्रेलियन सागर है। तो अब इन दोनों सागर, एक तो हो गया आपका तस्मान सागर और एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन सागर, ये दोनों के दोनों सागर एक संधि है जिसका नाम है बांस जल संधि। क्या नाम है? बांस जल संधि, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों सागर बांस जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला बिंदु है पश्चिम में इसके हिंद महासागर है और पूर्व में है आपका प्रशांत महासागर। और ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग की यदि हम बात करें तो मध्यवर्ती भाग में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है आयर झील। क्या नाम है? आयर झील, ठीक है ना। अब इसमें मैंने आपके लिए एक मैप बना रखा है, इस मैप को समझ लीजिए। देखिए ये हो गया आपका कौन सा? माउंट विक्टोरिया, जो कि आपकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और ये हो गया आपका हिंद महासागर और ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। यदि हम बात करें तस्मान सागर की, तो ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, यह है आपका तस्मान सागर। कौन सा चित्र है? तस्मान सागर, ठीक है ना। तस्मान सागर की यदि हम बात करें पश्चिम दिशा में, तो यह है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलियन सागर, ठीक है ना। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन सागर। ये दोनों के दोनों सागर, एक तो हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन सागर और एक हो गया आपका तस्मान सागर। ये दोनों के दोनों सागर एक संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसका नाम है बांस जल संधि। क्या नाम है? बांस जल संधि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम किसकी? महासागरों की, ठीक है ना। तो देखिए महासागरों की बात करेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि आज का पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में महासागरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।